हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको CNT के बारे में बता रहा था, जिसमें से अध्याय 4 तक आपको कंप्लीट किया था। आज उससे आगे के बारे में बताएंगे। यहाँ फिर से एक बार रिपीट कर दें कि अध्याय 1 में धारा 1 से 3 तक का उल्लेख था, अध्याय 2 में 4 से 8 तक, अध्याय 3 में 9 से 15 तक, अध्याय 4 में 16 से 36 तक, अध्याय नेक्स्ट जो है 5वां वो है आपका सिर्फ एक ही धारा में है उल्लेखित, वो है आपका धारा 37 तक में खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। यहाँ इसमें मात्र एक ही धारा में है, ये पूरा का पूरा अध्याय शामिल है। हम देखते हैं कि क्या है इस धारा में और जानते हैं इसको अपनी भाषा में इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें धारा 37 में कहता है कि इस अधिनियम के अधिभोग संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुदकट्टी अधिकार प्राप्त है। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि खुदकट्टी क्या होता था। इसका मतलब है कि वे रैयत जिनको खुदकट्टी अधिकार प्राप्त है, खुदकट्टी नहीं है, खुदकट्टी फैमिली नहीं है, मुंडारी खुदकट्टीदार नहीं है, लेकिन मुंडारी खुदकट्टीदार का उन्हें अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यदि वैसे रैयत हैं जिन्हें जो खुदकट्टीदार रैयत में आते हैं, उनको किस नियम को फॉलो करना है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। पहला लिखता है, यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक पहले यह भूमि की काश्तकारी सृजित की गई है, यानी कि जिस जमीन पर ये खुदकट्टी जो है काश्तकार वो रह रहा है या उसका उपयोग कर रहा है, यदि उसका उपयोग इस अधिनियम यानी कि 1908 CNT एक्ट 1908 के आने से 20 वर्ष पूर्व से या उसके द्वारा यूज में किया जा रहा, उपयोग किया जा रहा है, तो उस भूमि पर कोई भी लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। कहने का मतलब है कि ऐसा खुदकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत जो उस जमीन का उपयोग कर रहा है जिस जमीन का सृजन 1908 से 20 वर्ष पूर्व कर दिया गया था और उसे वह उपयोग में ला रहा है, तो उस जमीन पर कोई भी लगान का वृद्धि नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बताता है आर्टिकल धारा 37। नेक्स्ट आगे यही धारा कहता है कि यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया है, तो लगान में वृद्धि गांव में समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आधे से अधिक नहीं होगा। यहाँ इस वर्ड को ध्यान से देंगे, इस सेंटेंस को, कि यदि लगान में वृद्धि का आदेश पारित कर दिया गया है, ठीक है, आदेश पारित हो गया है लगान में वृद्धि का, तो क्या होगा, तो लगान में वृद्धि कितना होगा ये ध्यान में रखना है कि लगान में वृद्धि उतना ही होगा। उसको ध्यान में रखना है कि यदि जो पारित किया गया है जिस भूमि पर लगान, उस भूमि का क्वालिटी देखा जाएगा। वह यदि भूमि टाण टाइप का है जिसमें उत्पादन कम होता है, तो उस गांव में उपस्थित अधिभोगी रैयत का और भी तो कोई ज़मीन होगा, यानी उसी गांव के कोई अन्य व्यक्ति का भी टाण होगा, तो उस टाण पर जितना लगान लगाया जा रहा है उससे आधा होगा। या यदि रैयत जो खुदकट्टीदार रैयत है, खुदकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत जो है, उस पर लगान की वृद्धि पारित कर दिया गया, ठीक है, तो कितना लगान लगेगा ये देखा जाएगा कि जो उसको जिस जमीन पर लगान लिया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है, उस जमीन की क्वालिटी, यदि जमीन जो है वो चौरस होगी, उपजाऊ होगी, तो ध्यान में रखा जाएगा कि उसी गांव का कोई अन्य व्यक्ति जो उसी टाइप का जो जमीन यूज कर रहा है उसमें उसको कितना लगान दे रहा है, तो जितना वो लगान दे रहा है उसका आधा से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती। ठीक है,
एक तो है कि यदि वो 20 वर्ष तक, यदि सीएनटी आने के 20 वर्ष पूर्व से यदि उसका सृजन कर दिया गया, उस भूमि का सृजन और उसका उपभोग कर रहा है वो, तो उस पर लगान बढ़ाया नहीं जा सकता। और यदि बढ़ाने का आदेश पारित भी हो गया है तो उतना ही बढ़ाया जाएगा जितना, और जो ज़मीन है सेम क्वालिटी वाली ज़मीन का जो लगान दिया जा रहा है उसी गांव में, उससे आधा, यदि 5 रुपया दिया जा रहा है तो 2.5 रुपये से ज़्यादा नहीं लगान बढ़ाएगा। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 37। यहाँ आप इस चीज़ को आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आपसे पूछा जाएगा कि यदि मुंडारी खूट कटीदार को की ज़मीन को मुंडारी खूट कटीदार अधिकार प्राप्त रैयत के ज़मीन में लगान की वृद्धि की जाती है तो उसका वृद्धि कितना होगा। ठीक है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें बता देगा कि उसी गांव में स्थित ज़मीन के अधिकार, ज़मीन के उसी गांव में स्थित उसी टाइप के ज़मीन या समरूप ज़मीन के भूमि के लगान से आधे से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ आपका ये अध्याय जो है 5 वो कंप्लीट हो जाता है, अध्याय 6 शुरू होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अध्याय 6 में क्या है। आइए देखते हैं 37 धारा के बाद। तो एकमात्र धारा था 37 जो जिसमें एक अध्याय था, उसके आगे का अध्याय 6ठा अध्याय है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है अनाधिभोगी रैयत के बारे में। ठीक है, अनाधिभोगी रैयत के बारे में। और अधिभोगी रैयत के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अधिभोगी रैयत उस रैयत को कहा जाता है जिसको ये अधिकार प्राप्त है कि वह खेत में या अपने ज़मीन पर जितने भी उपलब्ध साधनों का उपयोग करता है या खेत के समस्त उपयोग का अधिकार उसको प्राप्त है, उसको बोलते हैं अधिभोगी रैयत। और अनाधिभोगी रैयत जिसको वो अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अनाधिभोगी रैयत से जुड़े हुए कुछ प्रावधान हैं जिसका वर्णन धारा 38 से लेकर के धारा 42 तक किया गया है और ये अध्याय 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए देखते हैं इन धाराओं में क्या लिखा हुआ है। धारा 38 में लिखा है कि अधिभोगी रैयत की भूमि का लगान, यहाँ अनाधिभोगी रैयत की भूमि का लगान उसके और भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर होगा। यदि अनाधिभोगी रैयत के लगान का तय कैसे होगा, तो जो भूस्वामी और उसके बीच में, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के तहत ही उसका लगान का निर्धारण किया जाएगा, उससे अलग हट करके लगान का निर्धारण नहीं किया जाएगा। दूसरा 39 कहता है कि लगान उसी प्रकार देय होगा, यानी कि जो लगान होगा अनाधिभोगी लगान किस प्रकार देगा, तो उसी प्रकार देगा जिस प्रकार की अधिभोगी रैयत दे रहा है। ठीक है, 38 क्या कहता है कि 38 कहता है कि लगान का निर्धारण कैसे होगा, तो लगान का निर्धारण एग्रीमेंट के थ्रू होगा। जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, करार में जो लिखा हुआ था, कौन करार, जो भूस्वामी और अनाधिभोगी रैयत के बीच में हुआ, दोनों के बीच में जो करार हुआ है उस करार के अनुसार से ही इसका क्या कहते हैं, इस लगान का निर्धारण होगा। ठीक है, दूसरा आगे कहता है कि लगान कैसे देय होगा, तो लगान ठीक उसी प्रकार से देय होगा जिस प्रकार से उस क्षेत्र में रहने वाला अधिभोगी रैयत करता है। ठीक है, आगे कहता है धारा 40 कहता है कि अनाधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि कैसे होगी। ठीक है, तो अनाधिभोगी रैयत जो है उसके लगान में वृद्धि, एक तो है कि रजिस्ट्रीकृत जो एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है, तो जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में जो लिखित है, जिस प्रकार से उसमें लिखित है कि लगान में वृद्धि कब होगी उसके जैसा होगा। ठीक है, या तो उसके बाद धारा 42 के अंतर्गत जो नियम बताए गए हैं, धारा 42 में बताएंगे क्या क्या नियम है, तो धारा 42 के अंतर्गत में जो नियम है उसके आधार पर उसके लगान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो धारा 38 याद कीजिए, धारा 38 में क्या कहता है कि लगान का निर्धारण कैसे होगा, तो करार के आधार पर होगा। करार किनके बीच में होगा, तो अनाधिभोगी रैयत और भूस्वामी के बीच में होगा। तो लगान कैसे, 39 क्या कहता है, तो लगान कैसे निर्धारित होगा, लगान कैसे देय होगा, तो लगान ठीक उसी प्रकार देय होगा जिस प्रकार से उस क्षेत्र का अधिभोगी रैयत देता है। उसके बाद 39, 38, 39 और उसके बाद है 40 क्या कहता है, तो 40 कहता है कि लगान में वृद्धि कैसे होगी, तो लगान में वृद्धि होगी तो ठीक उसी प्रकार से जैसे उसका एग्रीमेंट में तय हुआ था।
ठीक है, या तो फिर धारा 42 में जिस प्रकार से उल्लेखित है उस प्रकार से उसका लगान में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे कहता है कि धारा 41 में कि अनाधिभोगी रैयत को बेदखल कैसे किया जाएगा। यदि भूस्वामी का, क्या भूस्वामी अपनी इच्छा से उसको बेदखल कर सकता है? तो यहाँ ये ध्यान में रखना, चूंकि अनाधिभोगी रैयत और भूस्वामी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू अनाधिभोगी रैयत को जमीन मिलता है। तो यदि अनाधिभोगी रैयत उस एग्रीमेंट के तहत लगान का निर्धारण, लगान को नहीं चुका पाता है तो उसको बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ एक ध्यान आगे ये बता रहे, यदि लगान नहीं देता है तो उस रजिस्ट्रीकृत जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अनुसार से लगान नहीं देता है तो उसको बेदखल किया जा सकता है। लेकिन बेदखल कब नहीं किया जा सकता है, यहाँ ध्यान में रखिएगा कि लगान के आधार पर जब तक कृषि वर्ष 2 कृषि वर्ष बीत जाए और तीसरे कृषि वर्ष का 90 दिन बीत जाए और इस समय के बीच में यदि वो पिछला 2 साल का लगान नहीं दे पाता है तो उसको हटाया जा सकता है, यानी बेदखल किया जा सकता है। लगान नहीं देने पर किस स्थिति में, लगान देने पर तो नहीं कि उसको बेदखल किया ही जा सकता, लेकिन किस स्थिति में, 2 साल 2 कृषि वर्ष यानी कि 2 साल खेती हो जाए, तीसरा साल का 90 दिन बीत जाए और उस पीरियड तक में वो पिछला 2 साल का लगान नहीं दे पाया है तो उसको बेदखल किया जा सकता है। एक दूसरा, यदि वो एग्रीमेंट का किसी नियम का उल्लंघन किया हो तो भी उसको बेदखल किया जा सकता है। आगे कहता है कि भूमि को, यदि भूमि जो अनाधिभोगी रैयत को जो भूमि दिया गया है उस भूमि को वो इस प्रकार से यूज़ कर रहा है कि उस भूमि का मूल्य ह्रास हो जाए, जो मूल्य है जो खेती करने के लायक है वो धीरे धीरे बंजर में परिवर्तित हो जाए। यदि भूस्वामी को लगता है कि ये भूमि जो मैंने जिसको दिया इस भूमि का वो इस प्रकार से यूज़ कर रहा है कि तो बंजर हो जाएगा, तो उस स्थिति में उसको बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे कहता है कि धारा 42 जो है आगे कहता है कि भाई ऐसे तो नहीं, यदि आप बेदखल कर दोगे तो यहाँ देखिए, आप दिमाग में एक चीज़ हमेशा रखिए कि ये CNT एक्ट आया क्यों था तो आदिवासियों के हित के लिए। अब यहाँ यदि पूरा का पूरा ये जो टॉपिक आपको बताया कि कैसे बेदखल किया जा सकता है, तो यहाँ तो परेशानी हो जाएगी कि भूस्वामी कोई भी आरोप लगा करके कर सकता है। तो यहाँ है कि बेदखली तो कर सकते हैं आप, लेकिन बेदखल कौन करेगा, इसके लिए भूस्वामी को आवेदन देना होगा किसके पास, तो उपायुक्त के पास, और उपायुक्त उस चीज़ के लिए जांच करेगा कि क्या उसने करार का उल्लंघन किया है, एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है या नहीं किया है, या यदि उस पर आरोप लगाया गया कि भूमि को अनुपयुक्त कर दिया है तो क्या वो ऐसा किया है। यदि वो जांच में सही पाता है तो उसको बेदखल करने का आदेश देगा, नहीं तो फिर उस पर उसका अधिकार बना रहेगा। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं धारा 42 में क्या लिखा हुआ है। धारा 42 में आपको क्या बताए कि यदि भूस्वामी पाता है किसी कारण से कि अनाधिभोगी रैयत ने करार का उल्लंघन किया है तो उस स्थिति में वो बेदखल करने के लिए क्या करेगा कि आवेदन देगा किसको, उपायुक्त को, और उपायुक्त फिर जांच करेगा कि क्या उस अनाधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है या नहीं। यदि बेदखल करने का उसको प्रूफ मिलता है तो वो बेदखल कर देगा और नहीं तो उसका अधिकार को सुनिश्चित रखेगा। ठीक है, तो ये वर्णन किस में है, तो धारा 42 में। ठीक है, तो 38 से 42 में धारा 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अध्याय 7 का। अध्याय 6 आपका कंप्लीट। अध्याय 7 में, अध्याय 6 में आपको 42 को याद रखना है, 41 को याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अध्याय में, अध्याय 7 में। अध्याय 7 में क्या है, सिर्फ एक धारा इसमें है 43, धारा 43। इसमें क्या है कि ऊपर में जो लिखा है कि लगान देने का, धारा 5 और 6 में। ठीक है, तो धारा अध्याय 7 में कहता है कि एक विशेषाधिकार भूमि होगी जिस पर लगान से मुक्त होगा, यानी कि 5 और 6 से जो नियम प्रावधान लागू किए गए हैं वो प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। वो कहाँ होगा सो देखिए, उसमें कहता है कि यदि भूस्वामी ने लिखित या मौखिक किसी आधार पर किसी जमीन को सिर्फ 1 वर्ष के लिए
उसको पट्टे पर लिया हो तो उस पर कोई भी लगान नहीं वसूला जाएगा, कोई भी लगान दे नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उसको छूट प्राप्त होगा। आगे कहता है कि यदि कोई ऐसी भूमि हो जिस पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा उसका उपयोग, उस भूमि का उपयोग, सक्षम प्राधिकार कहने का मतलब है सरकार या सरकारी कंपनी, ठीक है, जो सरकार से निर्देशानुसार काम कर रही है, तो उस कंपनी के द्वारा या उस सम्मत सरकारी प्राधिकार के द्वारा उस भूमि का उपयोग सड़क बनाने के लिए या नहर बनाने के लिए, जलाशय बनाने के लिए, यानी कि किसी भी लोकहित यानी कि पब्लिक की भलाई के लिए यदि उस जमीन का उपयोग किया जा रहा है तो उस जमीन पर कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, लगान उस पर नहीं दे होगा। आगे कहता है कि यदि वह भूमि छावनी के भीतर हो, छावनी आर्मी के लिए जो बनाया जाता है, उस छावनी में यदि भूमि है तो उस भूमि पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें विशेषाधिकार से जुड़ी हुई है। विशेषाधिकार में कहता है कि यदि भूस्वामी किसी जमीन को धारा 118, ये याद रखिएगा, धारा 118 के तहत वो भूमि लेता है 1 वर्ष के लिए, पट्टे पर लिखित हो या मौखिक हो, तो उस पर कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा। यदि जमीन पर सरकारी या सम्मत प्राधिकार के द्वारा यदि उस जमीन का उपयोग लोकहित के लिए किया जा रहा हो तो उस पर भी प्रावधान लागू नहीं होंगे, यानी कि वो भूमि छूट में होगी। ठीक है, आगे कहता है कि यदि कोई भी जमीन छावनी के अंदर हो तो उस पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात उसमें वो भी लगान दे नहीं होगा। ठीक है, आगे इसके बाद है आपका धारा 44। अब यहाँ से 44, 45, 46, धारा 46 लंबा है, इसीलिए हम आज का ये वीडियो को यहीं रोकते हैं। धारा 46 को चूँकि एक वीडियो लेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसमें 21 क और धारा 46 ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर इस दोनों से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इसीलिए हम 21 और 21 का को बढ़िया से आपको बताएं और समझाए भी। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम 46 का वीडियो बनाते समय में आपको 21 और 21 का को फिर से बताएंगे। यहाँ एकदम एकाग्र होकर के धारा 46 का हर एक प्रावधान को आपको याद रखना है। ठीक है, एकदम निश्चित तौर पर ये समझ मानिए कि धारा 46 से आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। जेपीएससी में जरूर ही क्वेश्चन ये यहाँ से रहेगा, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। अब इसके आगे आपको जरा बता देते हैं कि ये जो वीडियो मैंने 3 वीडियो सीएनटी से रिलेटेड जो मैंने वीडियो आपको अपलोड किया अपने चैनल पर, इस वीडियो में एक व्यक्ति ने पूछा था बंदोबस्त रैयत के बारे में कि सर यदि रैयत है वो 20 वर्ष यूज़ किया और उसके बाद 3 वर्ष तक उसको बंदोबस्त रैयत मान लिया गया, तो सर उस समय उसका अधिकार क्या हुआ। ये व्हाट्सएप किए थे, हजारीबाग के एक छात्र थे, नाम ध्यान में नहीं आ रहा था, हजारीबाग के एक छात्र थे, उन्होंने कहा था। तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि जब तक वो उसको रैयत का अधिकार है, यानी 20 वर्ष तक यदि उसको रैयत का अधिकार है तो उसको ज़मीन को अंतरण यानी कि उसको हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन यदि वो बंदोबस्त रैयत में आ गया तो उसका ज़मीन का उपभोग करने का अधिकार है, हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं है। बंदोबस्त में यही है। अभी भी आप देखें कि यदि किसी को बंदोबस्ती ज़मीन मिलता है तो उसको जीएम लैंड मिलता है। तो जीएम लैंड क्या होता है, उसको आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते, किसी और को नहीं बेच सकते, आपको यूज़ करने के लिए सरकार तो आपको दी। तो सेम यही चीज़ को आप वहाँ समझिए कि बंदोबस्त रैयत उस समय वो था जिसको ज़मीन का उपभोग करने का अधिकार था, ज़मीन को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, आगे यदि आपको और भी कोई समस्या हो तो आप बेशक आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है सीएनटी एक्ट का दूसरा वीडियो में, तो आप उस वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उसी में मेल मेरा दिया हुआ है।
तो आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। और आगे कहें कि एक स्टूडेंट ने और कहा कि सर PDF आप यदि अपलोड कर दें तो बेहतर होगा। ज़रूर मैं अपलोड कर सकता हूं, लेकिन वो PDF में और किताब में जो लिखा हुआ है उस PDF में उस चीज़ में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, मेरे पास भी वही नोट्स है जो आपके पास है, इसीलिए मैं यहाँ आपको प्रेफर करूँगा कि जो मार्केट में बाज़ार में जो भी किताब उपलब्ध है जिसमें CNT एक्ट है, हम किसी एक का नाम नहीं बता सकते, लेकिन जो भी मार्केट में अवेलेबल है बुक जिसमें CNT है, CNT एक्ट के प्रावधानों का उल्लेख है, उस बुक को आप सामने रखिए। सबसे बढ़िया है कि आप मनीष रंजन की बुक को आप सामने रखें, और उस बुक को जब हम धारा बता रहे हैं तो उस धारा को आप ध्यान से सुनते जाएं। मेरी बातों को आप एक बार सुने और धारा को एक बार पढ़ें। ठीक है, तो आपको सेम चीज़ें वही मिलेगी। मैंने उसी धारा को मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो उसी चीज़ों को लिख रहा हूँ जो वहाँ किताब में लिखी हुई है, और किताब को लिखने के बाद उसी चीज़ को मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट्स इसका सेम होगा। यदि आप फिर कहेंगे तो मैं उस नोट्स को अपलोड कर दूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि धारा 46 के ख़त्म होते ही एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे धारा 46 तक में, जो आपको अभी तक शुरू से जो बताया हूँ पृष्ठभूमि के साथ साथ धारा 46 तक जो मैं कंप्लीट करूँगा, वो सारी चीज़ों को मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन के अनुसार से, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेंगे उस वीडियो में, आप उस वीडियो को भी देखेंगे, लेकिन धारा 46 का कंप्लीट होने के बाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धारा 46 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।